हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ नैन्सी चिकारा। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी क्लास 11th की साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज़ साइकोलॉजी। ये पार्ट 4 वीडियो है और ये लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। इस पार्ट के साथ विल कंप्लीट दिस चैप्टर। और अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, आई हैव क्रिएटेड द प्लेलिस्ट। मेरे चैनल पे आपको क्लास 11 साइकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ पे जाके सारे पार्ट्स चेक कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू आर दिस पार्ट 4 वीडियो। तो हम करने वाले हैं अभी अपना साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स टॉपिक। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो और डिसिप्लिन से कैसे रिलेटेड है। हमारा जैसे पहले वाला टॉपिक था दैट वाज साइकोलॉजी एंड इट्स ब्रांच। हमने बात की थी कि साइकोलॉजी की क्या क्या ब्रांचेस हैं। इसमें हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी अदर डिसिप्लिन से कैसे रिलेट करता है। नंबर 1 इज़ फिलॉसफी। अब आपको पता है डेफिनेटली फिलॉसफी तो होने ही वाला था, क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो फिलॉसफी से ही बना है। फिलॉसफी से सेपरेट होकर साइकोलॉजी एक ब्रांच आई है, तो डेफिनेटली फिलॉसफी और साइकोलॉजी रिलेट करेंगे। एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, तो एंड ऑफ द 19th सेंचुरी तक कुछ टॉपिक्स जैसे कि नेचर ऑफ माइंड, हाउ डू ह्यूमन्स कम टू नो अबाउट देयर मोटिवेशन, ह्यूमन बीइंग का माइंड क्या होता है, ह्यूमन बीइंग कैसे मोटिवेट होते हैं, कैसे अपनी मोटिवेशन के बारे में पता चलता है, कैसे उन्हें इमोशंस के बारे में पता चलता है। तो ये सभी टॉपिक्स पहले फिलॉसफी के अंदर थे, फिलोसोफर्स इन्हें पढ़ते थे। पर जैसे लेट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी में जो ये टॉपिक्स है ये हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ने लगे, साइकोलॉजिस्ट इन टॉपिक पे काम करने लग गए। एंड लाइक दिस साइकोलॉजिस्ट लाइक वुंड, एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की टू स्टडी दीज टॉपिक्स। सो ही यूज दिस एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। आपने देखा होगा विल्हेम वुंड ने ही फर्स्ट लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी 1916 में। तो सिमिलरली विल्हेम वुंड ने इस्टेब्लिश की थी ना। तो अब क्या हुआ, जो टॉपिक्स फिलोसोफर्स पढ़ते थे अब वो टॉपिक्स कौन पढ़ने लगे, साइकोलॉजिस्ट पढ़ने लगे। तो डेफिनेटली फिलोसफी इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी। नेक्स्ट आती है हमारी डिसिप्लिन मेडिसिन। अब आप जो मेडिसिन है वो कैसे रिलेट करते हैं साइकोलॉजी से, विल स्टडी दैट। अब आपको पता है डॉक्टर्स का मेन कंसर्न होता है कि हेल्दी बॉडी कैसे होगी, हेल्दी बॉडी विल बी इफ़ वी हैव दी हेल्दी माइंड। तो ऐसा कहा जाता है कीप योर माइंड हेल्दी सो दैट योर बॉडी कैन बी हेल्दी। तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे मानते हैं कि हेल्दी बॉडी रिक्वायर्स हेल्दी माइंड। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अब साइकोलॉजिस्ट को एम्प्लॉयड किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं, वो पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, पेशेंट का एक वेल बीइंग, एक हेल्दी माइंड रखने की वो कोशिश करते हैं, थेरेपीज़ देते हैं, वो पेशेंट को अपनी काउंसलिंग करते हैं पेशेंट के साथ। अब जो पेशेंट है जो कैंसर, एड्स इनसे सफ़र करता है तो वो क्या होता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लो, डीमोटिवेटेड फील करते हैं और फिर वो अपने माइंड से इमोशनली वीक हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी डिटेरोरेट होती रहती है। तो इसलिए डॉक्टर्स एम्प्लॉय करते हैं हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिस्ट को, सो दैट दे कैन मोटिवेट द पेशेंट्स, दे कैन कीप देयर माइंड हेल्दी। तो जैसे कैंसर, एड्स जो फिजिकली चैलेंज है इनके लिए वी हैव दी साइकोलॉजिस्ट इन दी हॉस्पिटल्स। तो जो डॉक्टर अच्छा होता है दे एम्प्लॉय द साइकोलॉजिस्ट, ताकि जो पेशेंट है उसकी बॉडी के साथ साथ उसके माइंड भी हेल्दी रहे। देन द नेक्स्ट डिसिप्लिन वी हैव इज इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी। आपको पता है ये सभी जो हैं डिसिप्लिन ये सोशल साइंस के हैं। तो ये क्या हुए, साइकोलॉजी के सिस्टर डिसिप्लिन हुए, क्योंकि साइकोलॉजी भी साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस में हमने पढ़ा है। सो दे आर द सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। अब हम बात करेंगे कि ये साइकोलॉजी से कैसे रिलेट करता है, इकोनॉमिक्स कैसे रिलेट करती है। सबसे पहले जो माइक्रो लेवल इकोनॉमिक बिहेवियर है वो साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक पर्सन कैसे सेविंग्स करता है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट क्या होते हैं। तो ये सभी साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं इकोनॉमिक्स के लिए, कि इकोनॉमिक्स में इट्स ऑल अबाउट कंज्यूमर्स, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड ऑल। तो जिन जिन इकोनॉमिक्स ने ये अप्लाई किया अपनी लाइफ में दे सक्सीडेड अ लॉट। तो वो आप अगर इकोनॉमिक्स आपके पास होगी तो आपको पता चलेगा वो कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे। इस टॉपिक में मतलब साइकोलॉजी में आपको नाम याद रखना जरूरी नहीं है, यू शुड रिमेंबर अबाउट दिस साइकोलॉजिस्ट लाइक वुंड, सिगमंड फ्रूइड एंड ऑल। तो साइकोलॉजिस्ट के नाम याद रखना जरूरी है, इकोनॉमिस्ट के नाम रखना जरूरी नहीं है। तो आपको इस टॉपिक से यही पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में जो साइकोलॉजी होती है दिस स्टडी माइक्रो लेवल इकोनॉमिक बिहेवियर लाइक दी सेविंग्स, कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड ऑल, जो इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है।
देन पॉलिटिकल साइंस कैसे रिलेटेड है, इश्यूज लाइक पावर, अथॉरिटी, वोटिंग बिहेवियर, वोट कैसे करते हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हो तो आपको इन सब चीज़ों की डेफिनेटली अपने उसमें ज़रूरत पड़ती है। एक जो पॉलिटिकल लीडर है तो उसे पता होना चाहिए कि वो कैसे लोगों को परसुएड कर सके टू वोट देम। तो ये सभी साइकोलॉजिस्ट इन टॉपिक्स पे वर्क करते हैं कि वोटिंग बिहेवियर क्या होता है किसी पर्सन का, पावर, अथॉरिटी एंड ऑल। तो पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी आर रिलेटेड इन दिस वे। सॉरी, देन वी हैव सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में क्या होता है, सोशियोलॉजी क्या स्टडी करती है, बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन द सोशियो कल्चरल सोसाइटी, कि इंडिविजुअल का बिहेवियर सोसाइटी से कैसे रिलेट करता है। एंड हमने साइकोलॉजी में भी ये पढ़ते हैं हम कि कैसे इंडिविजुअल एक सोसाइटी में बिहेव करता है, कैसे सोसाइटी उसे इन्फ्लुएंस करती है। आप क्लास 12th में पढ़ोगे अबाउट द ग्रुप, इंटर ग्रुप कैसे फॉर्म होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, ये सब। तो ये टॉपिक आपके सोशियोलॉजी में भी है। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इसलिए इंटर रिलेट करते हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दिस अंडर साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन टॉपिक। नेक्स्ट इज कंप्यूटर साइंस. So we'll talk in this topic कि how is computer science related to the psychology. Computer science, what is computer science? Computer science is all about mimicking the computers. कंप्यूटर में क्या करते हैं, कंप्यूटर साइंस में क्या मतलब जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या, कंप्यूटर साइंस जो होती है वो क्या करना चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को मिमिक कर पाए। जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड को रिप्लेस करना चाहते हैं वो कंप्यूटर। अब आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर है, इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, इट ट्रांसफॉर्म्स द इंफॉर्मेशन, इट मैनिपुलेट्स इट, इट स्टोर्स इट, एट द टाइम ऑफ नीड इट रिट्राइव्स इट। सिमिलरली ह्यूमन माइंड भी यही करता है, इंफॉर्मेशन मिलती है उसे अपनी उसमें ट्रांसफॉर्म करता है, मैनिपुलेशन होती है, देन स्टोरेज होती है, देन रिट्राइवेशन होती है एट द टाइम ऑफ नीड। सो दिस इज हाउ कंप्यूटर साइंस इज रिलेटेड टू दी साइकोलॉजी। जो मशीन्स है, अब कंप्यूटर साइंस में दे आर वर्किंग कि जो मशीन्स है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है, कंप्यूटर्स हैं, ये फील कर पाए, सेंस कर पाए फीलिंग्स को। तो मतलब इस लेवल पे काम चल रहा है कि वो ह्यूमन बिहेव को मिमिक कर पाए, ह्यूमन माइंड को मिमिक कर पाए। सो दैट इज़ हाउ कंप्यूटर साइंस इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी। और कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी मिलके दे आर सक्सीडिंग एंड कॉग्निटिव साइंस एक बन रही है, कॉग्निटिव साइंस में डेवलपमेंट्स हो रही है बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर साइंस एंड द साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी कैसे साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो जो एक स्किल्ड लॉयर है या फिर क्रिमिनोलॉजिस्ट है तो उसका अगर साइकोलॉजी की नॉलेज होगी सो दे विल डू वेरी वेल इन देयर फील्ड। हाउ कम? अब देखो, जैसे कि एक कल्प्रिट है तो हमें कैसे पता चले कि वो कल्प्रिट गिल्टी फील कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो साइकोलॉजिस्ट आर वर्किंग ऑन दीज क्वेश्चंस कि एक कल्प्रिट है उसको पर्टिकुलरली क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए फॉर दिस क्राइम, और जो क्या क्राइटेरिया रखे पनिशमेंट का, एंड वेदर द कल्प्रिट इज गिल्टी और नो, या फिर जो जज ने जो डिसीजन सुनाया है वेदर इट इज़ राइट और नॉट, और इन विच वे ही टुक दैट डिसीजन, उसने किस सोच के वो डिसीजन लिया। तो वो सभी इन जो होती हैं क्वेश्चंस वो साइकोलॉजी इज आंसरिंग देम, ट्राइंग टू आंसरिंग देम। और जो साइकोलॉजी है उसमें रिसर्च चल रही है इन्हीं क्वेश्चंस पे, एंड वन डे डेफिनेटली साइकोलॉजी विल हेल्प द लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो क्या क्या अगर ये क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे तो लीगल सिस्टम विल गेट स्ट्रॉन्गर, उन्हें पता चल जाएगा वेदर द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ही इज सेइंग करेक्ट और नॉट, वेदर ही इज फीलिंग guilty or not, whether which punishment should we give, whether the judge is correct or not. So बहुत सारी रिसर्च चल रही है साइकोलॉजी में, that will make a legal system stronger. So that is how law and criminology is related to the psychology. Now we'll talk about the mass communication. Mass communication कैसे related है साइकोलॉजी से? आपको पता है मास कम्युनिकेशन, मीडिया हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो इंडिविजुअल जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो एटीट्यूड होता है वो किससे फॉर्म होता है? मास कम्युनिकेशन, मीडिया से। आप सभी सोशल मीडिया चलाते होगे, कुछ नहीं चलाते होगे, बट आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे दे स्टार्टेड कॉपिंग देयर फेवरेट एक्टर और द एक्ट्रेसेस। सो वो क्या है, वो उनसे सीख रहे हैं, दे फॉर्मिंग देयर एटीट्यूड। तो जो मास कम्युनिकेशन है वो हमारे एटीट्यूड पे, हमारे बिहेवियर पे, हमारे इमोशन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे एटीट्यूड पे, हमारे थिंकिंग पे, हमारे इमोशंस पे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जो साइकोलॉजी है
अब साइकोलॉजी क्या कर रहा है? साइकोलॉजी बेटर कम्युनिकेटर, बेटर कम्युनिकेशन के स्किल्स पे काम करता है। साइकोलॉजी में भी ये टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं। साइकोलॉजी में आप पढ़ोगे कि कैसे अच्छा कम्युनिकेट किया जाए। अगर आप देखोगे मीडिया में जर्नलिस्ट होते हैं। जर्नलिस्ट कौन होते हैं? जो न्यूज़ रीड करते हैं। आपने देखा होगा दे आर नॉन एज जर्नलिस्ट, आपको पता भी होगा पहले से जर्नलिस्ट के बारे में। तो जो जर्नलिस्ट होते हैं, तो जो वो लोगों को बताएंगे तो उन्हें पता होना चाहिए ना पहले कि जो लोगों का क्या इंटरेस्ट है, व्हाट पीपल प्रेफर टू नो, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो वो जो इंटरेस्ट ऑफ द पीपल है वो साइकोलॉजी उन्हें बताती है। साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि लोग किस में इंटरेस्टेड है, किस में इंटरेस्टेड नहीं है। सो दिस इज हाउ द मास कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजी। Now we'll talk about the music and fine art. आपको पता है कि म्यूजिक हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द वर्क परफॉर्मेंस। येस डेफिनेटली, म्यूजिक आपको ने देखा होगा कि कई बोलते हैं यार मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं गाने सुन रहा हूँ। तो म्यूजिक हमारा स्ट्रेस रिलीज करता है, एंड यू नो स्ट्रेस वी स्टडी अंडर साइकोलॉजी। तो दिस इज म्यूजिक जो है वो वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, बूस्ट अप करता है लिसनिंग टू द म्यूजिक। कई म्यूजिशियंस हैं, दे आर वर्किंग ऑन द म्यूजिक थेरेपी। और म्यूजिक थेरेपी में वो क्या करते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत म्यूजिक का ज्ञान होगा तो आपको पता होगा बहुत अलग अलग तरह की राग्स होती है। तो अलग अलग राग को वो अलग अलग फिजिकल एलिमेंट को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर राग है तो वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को क्योर करने में हेल्प करेगी। मतलब कि म्यूज़िक भी एक हद तक इंडिविजुअल की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी फिजिकल एलिमेंट्स हैं, उन्हें क्योरिंग करने में हेल्प करता है। सो दिस इज़ हाउ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट आर रिलेटेड टू साइकोलॉजी। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर कैसे और इंजीनियरिंग कैसे रिलेटेड है साइकोलॉजी से? अगर आप बात करोगे, अगर आप सोचोगे आर्किटेक्चर, तो ये बहुत इम्प्रॉपेबल लगेगा कंपेयर करना, भाई साइकोलॉजी और आर्किटेक्चर दे आर डिफरेंट, बट नो दे आर नॉट डिफरेंट। अगर आप किसी आर्किटेक्चर से बात करोगे, सो व्हाट ही विल से कि वो ऐसी पेंटिंग डिज़ाइन करता है, वो अपना ऐसा डिज़ाइन करता है जो कि लोगों को परसुएड करे, जो लोगों की माइंड को अट्रैक्ट करे, जो लोगों के माइंड और फिजिकल स्पेस का ध्यान रखे, वो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो जो भी मेंटल और फिजिकल स्पेस आर्किटेक्चर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इस तरह का डिज़ाइन करते हैं कि लोगों को फिजिकल स्पेस भी मिले, उनका मेंटल को अट्रैक्ट, माइंड को अट्रैक्ट करे। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सो दैट हेल्प्स, साइकोलॉजिस्ट क्या जानते हैं, ह्यूमन का माइंड, ह्यूमन का क्या इंटरेस्ट है, दैट कम्स अंडर साइकोलॉजी। तो दिस इज हाउ आर्किटेक्चर एंड साइकोलॉजी इज रिलेटेड। तो अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की। तो जितने भी मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं, डिस्प्ले होती हैं, वो सभी किस पे काम करते हैं, ह्यूमन माइंड पे, ह्यूमन फंक्शनिंग के लिए। तो जहाँ भी भाई ह्यूमन फंक्शनिंग का काम आएगा, ह्यूमन का नाम आएगा, वहाँ पे साइकोलॉजी आएगी ही आएगी। सो दिस इज हाउ दीज डिसिप्लिन्स आर रिलेटेड टू साइकोलॉजी। ये कुछ मेजर डिसिप्लिन्स थे, और भी बहुत डिसिप्लिन्स हैं जहाँ पे साइकोलॉजी रिलेटेड है, बट आपकी बुक में सिर्फ यही दे रखे थे, तो आपको इतना जानना अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस टॉपिक। अब यू कैन हैव दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई विल राइट द नेक्स्ट टॉपिक, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है साइकोलॉजिस्ट एट वर्क। तो इसमें हम बात करेंगे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट प्लेस पे कैसे वर्क करता है। सो इसमें बेसिकली हमारे चार टाइप के साइकोलॉजिस्ट की बात की गई है। नंबर 1 इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपने मेरी पहले के पार्ट नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये हमारी जो भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे डील करते हैं और हमें हेल्प करते हैं टू इवॉल्व बेटर, टू कम आउट एज अ बेटर पर्सन। तो जो ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं जो भी हमें मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें क्योर करने में। सो दे प्रोवाइड थेरेपी फॉर वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स एंड इवन लाइक दी इफ़ यू हैव एनी फियर और यू आर स्ट्रेस, तो उस केसेस में भी ये हेल्प करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मतलब बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो मेन काम होता है दैट इज़ दे प्रोवाइड थेरेपी, और जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो सॉल्व करते हैं, और जो भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर आपको फियर या स्ट्रेस से है, सो दे हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट एंड टू कम आउट एज अ गुड पर्सन। सो किन किन फील्ड में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, यू शुड नो। एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, मतलब कि अपना खुद का प्राइवेट ओपन करते हैं और हेल्प करते हैं क्लाइंट्स को
ये हॉस्पिटल्स में एम्प्लॉयड होते हैं, मेंटल इंस्टीट्यूशंस में दे वर्क, इवन इन द सोशल एजेंसीज। तो आई होप आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये आपकी जो भी आपको मोटिवेशन और जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, मोटिवेशनल और इमोशनल प्रॉब्लम्स में आपको सॉल्व करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आप में जो भी आप इमोशनली फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, तो आपकी जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये सॉल्व करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। और ये कहाँ पे काम करते हैं, ये बेसिकली पब्लिक एजेंसीज में काम करते हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। अगर आप मुझे कमेंट डाउन करो कि आपके स्कूल में काउंसलर साइकोलॉजिस्ट है या नहीं है, क्योंकि भाई जब मैं पढ़ती थी मेरे स्कूल में काउंसलर मैम थी। सो कमेंट डाउन, तुम लोग ये क्या बता रखे, जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है दे वन वर्क इन द स्कूल। आप कमेंट डाउन करो अगर आप कॉलेज के हो तो कि आपके कॉलेज में डू यू हैव एनी काउंसलर साइकोलॉजिस्ट और नॉट। सो ये था हमारे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। तो इनका मेन काम क्या होता है, टू मोटिवेट द पर्सन एंड टू सॉल्व देयर मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। थर्ड इज कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट। इसमें क्या होता है, जो भी कम्युनिटी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो ये सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम से टू द कम्युनिटी मेल्थ, और मतलब यार किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये मेंटल हेल्थ। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, तो जो भी आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो वो ये सॉल्व करते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट। तो ये किन किन एरिया में वर्क करते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, यू शुड नो, मेंटल हेल्थ एजेंसी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट। तो इन एरियाज में कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं। ये कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं कि हाँ येस वी शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। और जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे आपको पता होगा कम्युनिटी में ड्रग एडिक्ट्स, तो ये ड्रग एडिक्ट्स प्रोग्राम करते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करते हैं ड्रग एडिक्ट्स के लिए, जो ड्रग्स में एडिक्ट्स होते हैं उनके लिए। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, कम्युनिटी को वेल बनाने के लिए, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए ये बहुत सारे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करते हैं। अर्बन एरियाज़ में ड्रग एडिक्ट्स प्रोग्राम करते हैं, जो भी ड्रग्स में आपको पता है आजकल ड्रग्स और ह्यूज टैबू, ड्रग इतना ज़्यादा अमाउंट में टीनेजर्स एंड इवन द अडल्ट्स दे आर यूजिंग, तो एल्कोहलिज्म एंड ऑल, उन पे ये काम करते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, और कम्युनिटी को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए ये वर्क करता है। नेक्स्ट स्कूल साइकोलॉजिस्ट। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली एजुकेशनल सेटिंग में वर्क करते हैं, नाम से पता चल रहा है स्कूल तो एजुकेशन, तो ये एजुकेशनल सेटिंग में वर्क करते हैं। और जिनका रोल होता है ना स्कूल साइकोलॉजिस्ट का, वो वेरी करता है, किस बेसिस पे वेरी करता है कि उनकी ट्रेनिंग किस उस पे हुई है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल एक साइकोलॉजिस्ट है जो ट्रेंड है टेस्ट बनाने में, जो बच्चों के स्कूल में टेस्ट होते हैं वो टेस्ट बनाने में, और वहीं पे एक साइकोलॉजिस्ट है हु इज ट्रेंड इन बोथ, टेस्ट बनाने में भी और जो टेस्ट का रिजल्ट है वो एनालाइज करने पे भी। तो जो इनका रोल है वो डिफर करेगा ना। अब जो टेस्ट बनाने में एक्सपर्ट है तो वो सिर्फ टेस्ट बना पाएगा ना स्कूल के बच्चों के, और वहीं पर जो रिजल्ट में भी एक्सपर्ट है द पर्सन कैन डू बोथ द वर्क। सो जो उनका रोल होता है वो अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेनिंग होता है कि वो किस में ट्रेंड है। देन ये क्या करते हैं, स्कूल के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ स्कूल पॉलिसीज़, मतलब कि जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, इवन फॉर द स्टाफ एंड for the children, for the parents, for the staff, for the management, for everyone. So they create the school policies. और स्कूल साइकोलॉजिस्ट वर्क करता है बेटर कम्युनिकेशन हो टीचर और पेरेंट्स के बीच में, टीचर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, और यू कैन से दी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। और जो भी एकेडमिक प्रोग्रेस होती है ना बच्चे की, वो ये टीचर को बताता है कि चाइल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग, वो पेरेंट्स को बताता है, वो स्कूल को बताता है यस योर स्कूल इज़ प्रोग्रेसिंग। तो ये काम होता है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का। तो मैंने ग्रीन से नहीं लिखा मार्कर से, बिकॉज नाम से पता चल रहा है कहाँ पे काम करते हैं, डेफिनेटली स्कूल में काम करते हैं, एजुकेशनल सेटिंग में ये वर्क करता है। नेक्स्ट वी हैव इज ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो बेसिकली ये किसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, फॉर द एग्जीक्यूटिव्स एंड द एम्प्लॉयज़। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस एंड ऑर्गेनाइज स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बेटर वर्क करें और बेटर आउटपुट मिले ऑर्गेनाइजेशन को। सो ये कहाँ पे काम करते हैं, HRD। तो मतलब ये कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं HRD में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इन एरियाज में कुछ साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जो काम करते हैं। सो दैट वाज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि एक्सप्लेन स्कूल साइकोलॉजिस्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। सो दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहें।
अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था शुरू के फर्स्ट वीडियो में साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि अगर आपने ऑप्ट कर रखा है तो ही आप पढ़ो। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक इंसान के, हर एक जेंडर के इंसान के, हर एक एज ग्रुप के इंसान के, हर एक लाइफ में किसी भी लाइफ टाइम पीरियड में काम आता है। तो साइकोलॉजी जो है वो आपकी बेटर लिविंग बनाता है, आपको एक बेटर इंसान बनाने में हेल्प करता है। जो साइकोलॉजी होते हैं तो जो अभी आपको पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल अ डॉटर हुज फादर इज़ यूज टू ड्रिंक, तो और या फिर अ डॉटर हुज फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिंग हर टू डू इन हर करियर एंड ऑल, तो मतलब जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी साइकोलॉजी आपको हेल्प करने में काम करता है। अब जो पर्सनल प्रॉब्लम है, जरूरी थोड़ी कि ये बच्चे ने साइकोलॉजी ले रखा हो, बट साइकोलॉजी इज़ नॉट ओनली limited to one area, limited to one stream. It's about every person, every age group, every gender, for everyone. सो साइकोलॉजी हमारी फैमिली जो भी प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली इश्यूज़ होती हैं, जो भी कम्युनिटी में इश्यूज़ होते हैं, जो भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट एंड ऑल, तो साइकोलॉजी इज सच अ ब्रॉड फील्ड कि आपको आपके हर एक एरिया में वो देखने को मिलती है और आपकी हर एक प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने की कोशिश करती है। जो साइकोलॉजी होती है ना, वो एक हाउसवाइफ है, फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ की भी वो लिविंग बेटर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ को घर में प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, तो साइकोलॉजी डील्स विद दीज प्रॉब्लम्स। तो साइकोलॉजी विल कम आउट, अगर वो साइकोलॉजी की से नॉलेज होगी, इफ शी इज़ in contact with it, so she can deal better and she can take her decisions better. तो साइकोलॉजी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को एनहांस कर देता है। एंड इवन फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स, तो वो अपनी लर्निंग इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी मेमोरी इंप्रूव कर सकते हैं इफ़ दे हैव द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी हर एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, बी ग्रेटफुल दैट यू आर in टच विद दिस साइकोलॉजी एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर लाइफ। तो अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो इससे आप लिमिटेड मत रखो, सिर्फ टेस्ट देना है, अभी मुझे नंबर लेने, खत्म। आप इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो। सो दैट वाज अबाउट साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। इस टॉपिक में बता रखा है कि आप जो साइकोलॉजी है इट्स फॉर एवरीवन, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के बच्चों के लिए, पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर जेंडर के लिए, हर एक पर्सन की, हर एक जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, सो दैट कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मैंने अपना बेस्ट दिया कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब आप भी अपना बेस्ट दीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, और इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएँ। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।